जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना। हंसना ही तो है जिंदगी, रो रो के ऐसे यूं खोना ना। जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना। वेलकम टू आरजीएस वाला। आरजीएस वाला में आपका स्वागत है। आज हम फिजिक्स की अगली क्लास लेकर चल रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम होगा गोलीय दर्पण और फोकस दूरी में संबंध। टॉपिक का नाम है गोलीय दर्पण और फोकस दूरी में संबंध। गोलीय दर्पण व फोकस दूरी में संबंध। गोलीय दर्पण व फोकस दूरी में संबंध। रिलेशन बिटवीन स्फेरिकल मिरर एंड लेंथ ऑफ फोकस। तो गोलीय दर्पण व फोकस दूरी में संबंध आज का टॉपिक होगा। गोलीय दर्पण व फोकस दूरी में संबंध। गोलीय दर्पण व फोकस दूरी में संबंध। देखिए इसमें थ्योरी बेस में लिख लीजिए। जब दर्पण का द्वारक जब दर्पण का द्वारक जब दर्पण का द्वारक देखिए, जब दर्पण का द्वारक जब दर्पण का द्वारक जब दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा छोटा होता है। वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा छोटा होता है। वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा छोटा होता है। जब दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा छोटा होता है। जब दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा छोटा होता है तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। टॉपिक का नाम है गोलीय दर्पण व फोकस दूरी में संबंध। जब दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा छोटा होता है तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है बच्चा? आधी होती है। इसका डेरिवेशन लिख लेते हैं। आगे जैसे जैसे हम क्लास करते जाएंगे डिफिकल्ट से डिफिकल्ट डेरिवेशन हमारे सामने आते जाएंगे। अभी प्रकाश का सबसे नॉर्मल चैप्टर है जो हाई स्कूल में आप पढ़े हैं, सेम है जो हाई स्कूल ही होता है। इसके बाद जैसे हम अगला चैप्टर लेंस से स्टार्ट करते हैं, लेंस से आपके लिए एकदम टफ हो जाएगा। तो वहां से आपके लिए मतलब एकदम ईमानदारी से अच्छे से मेहनत करना होगा। और हम भी प्रयास करेंगे कि मतलब जो एकदम आपका वीडियो वगैरह है सब क्लीन एकदम साफ स्पष्ट, ताकि आपको अच्छे से समझ में भी आ जाए। टाइमिंग तो लगेगा लेकिन एक एक डेरिवेशन आपको समझा दिया जाएगा। देख लीजिए डेरिवेशन इसमें लिख लेते हैं हम। यदि अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण यदि अवतल दर्पण ऑब्लिक लिख सकते हैं अथवा उत्तल दर्पण यदि अवतल दर्पण अथवा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी f है फोकस दूरी क्या है? f है। यदि अवतल दर्पण अथवा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी f है तो तथा वक्रता त्रिज्या r है तो वक्रता त्रिज्या r है तो f बराबर r/2।
F बराबर R बाई 2, यानी हम लिख सकते हैं कि फोकस दूरी बराबर त्रिज्या बटे 2 वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या बटे 2। एक कंप्लीट डेरिवेशन आपको हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंप्लीट डेरिवेशन लिख सकते हैं। अवतल उत्तल दोनों के लिए फोकस दूरी का सूत्र यही होगा। नीचे नोट पे लिख दीजिए इसे बगल में। अवतल और उत्तल, अवतल दर्पण व उत्तल दर्पण दोनों के लिए यही सूत्र होगा। अवतल दर्पण उत्तल दर्पण दोनों के लिए यही सूत्र होगा। कंप्लीट। आप लोग नोट कर लीजिए अच्छे से। कंप्लीट कर लिए भैया? चलो देखो, मिटा दिया जाए नोट। इसके आगे आप हेडिंग बना लीजिए। गोलीय दर्पण के लिए सूत्र। अगला पॉइंट होगा नंबर 2, गोलीय दर्पण के लिए सूत्र। ध्यान समझ लीजिए भैया, गोलीय दर्पण के लिए सूत्र दो प्रकार से, गोलीय दर्पण के लिए सूत्र दो प्रकार से, एक अवतल दर्पण के लिए होता है, एक उत्तल दर्पण के लिए होता है। इसी को हम यूवीएफ में संबंध के नाम से भी जानते हैं, इसी को हम यूवीएफ में संबंध के नाम से भी जानते हैं। पहले हाई स्कूल में या यूवीएफ का संबंध बहुत मतलब क्रिटिकल क्वेश्चन बनता था, बहुत हद तक पूछा जाता था, लेकिन धीरे धीरे इसका बेसाब खत्म होता चला गया। अब इस प्रकार कोई विशेष डेरिवेशन नहीं पूछा जाता। लेकिन जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होगे ना, तो गोलीय दर्पण के लिए जो अवतल उत्तल सूत्र होता है आपके यूज में आता है, तो हम डायरेक्ट आपको न्यूमेरिकल एलजेब्रा पढ़ाते हैं। देखते हैं इसकी परिभाषा वगैरह जो भी है, इसका कैलकुलेशन पॉइंट पूरा एकदम डीपली नहीं जाएंगे। अगर किसी बच्चे को ये लगेगा कि नहीं सर हमें डीपली चाहिए अवतल और उत्तल के लिए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट में लिख दीजिएगा कि सर हमें मतलब अवतल उत्तल का सूत्र डीपली चाहिए, उसके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे। देखिए भैया, तो अभी आप हेडिंग बना लीजिए, गोलीय दर्पण के लिए सूत्र। गोलीय दर्पण के लिए गोलीय दर्पण के लिए सूत्र, स्फेरिकल मिरर्स फार्मूला, स्फेरिकल मिरर फार्मूला, स्फेरिकल मिरर्स फार्मूला, इंग्लिश में स्फेरिकल मिरर्स फार्मूला, गोलीय दर्पण के लिए सूत्र। किसके लिए? गोलीय दर्पण के लिए सूत्र। अब ध्यान से देखिए, यहाँ दो टॉपिक यहां से बन जाते हैं। कितने टॉपिक? दो। एक बन जाता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण के लिए, दूसरा का बन जाता है उत्तल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण के लिए यदि आपको
इनका डिस्क्रिप्टिव वर्णन चाहिए, विस्तृत वर्णन चाहिए, तो विस्तृत वर्णन के लिए आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा, वहां ये बताना होगा कि हमें इसका लॉन्ग टाइप आंसर चाहिए, तो हम इसको अवतल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए एकदम सरल प्रोसेस में आपको लॉन्ग डेरिवेशन करवा देंगे। लेकिन मेरे दृष्टि से अगर आप इंटर में हैं तो या हाई स्कूल में है, दोनों स्तर से देखते हैं तो इसका जो डिस्क्रिप्टिव वर्णन है अब वो नहीं पूछा जाता है, और मेरे हिसाब से उसको बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव पढ़ने का कोई यथार्थ मतलब भी नहीं निकलने वाला है। तो आप नॉर्मल उतना ही पढ़ लीजिए जितना आपके सिलेबस भी कवर हो जाएगा। एज अब भविष्य आपको जो फ्यूचर होगा, फ्यूचर में हर जगह आपको नॉर्मल इतना ही काम आएगा जितना हम बता देंगे। देख लीजिए, अवतल दर्पण के लिए जो सूत्र बनता है, फॉर्मूला बनता है, वो बन जाता है 1/f बराबर 1 के v प्लस 1 के u। और उत्तल दर्पण के लिए भी जो सूत्र बनता है यही बनता है, 1/f बराबर 1 के v प्लस 1 के u। यानी अगर कहा जाए तो अवतल दर्पण के लिए और उत्तल दर्पण के लिए दोनों के लिए सूत्र समान होता है। अगर कहा जाए तो अवतल दर्पण के लिए और उत्तल दर्पण के लिए दोनों के लिए सूत्र क्या होता है, समान होता है। देख लीजिए, अवतल दर्पण के लिए और उत्तल दर्पण के दोनों के लिए सूत्र क्या होता है, समान। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u और 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। नीचे लिख सकते हैं, जहां पर देखो, जहां दोनों के लिए समान हो जाएगा, लिख लीजिए, जहां लिख लीजिए, जहां यह बराबर गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, जहां f बराबर गोलीय दर्पण की जहां f बराबर गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, u बराबर दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी, v बराबर दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी नोट कर लिए। यही है गोलीय दर्पण के लिए सूत्र। गोलीय दर्पण के लिए जो सूत्र प्राप्त होता है, अवतल दर्पण के लिए 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u और उत्तल दर्पण के लिए 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। नीचे नोट में लिख सकते हो, नीचे नोट वगैरह लिख सकते हैं। नोट दिखाई दे रहा है बच्चा यहाँ पर? चलो देखते हैं, इतना आप नोट कर लीजिए, हम एक नोट इसका लिखवा देते हैं, ऊपर देख लीजिए। इसको अगर आप नोट कर लिए हो तो ऊपर की ओर देखो। अब देखिए, यहां पर हम एक नोट लिख देते हैं, इसे ही यूवीएफ में संबंध, यूवीएफ में संबंध कहते हैं, यूवीएफ में गोलीय दर्पण के लिए संबंध, यूवीएफ में गोलीय दर्पण का, इसे ही यूवीएफ में गोलीय दर्पण का संबंध कहते हैं। संबंध कहते, इसे ही यूवीएफ में गोलीय दर्पण के लिए क्या कहते हैं, संबंध कहते हैं। सूत्र प्राप्त होता है। यूवीएफ में संबंध पूछता है आपसे, यूवीएफ में संबंध बताइए गोलीय दर्पण के लिए, यूवीएफ में संबंध। तो गोलीय दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध भी यही है, बस इसका संक्षिप्त वर्णन है। अगर डिस्क्रिप्टिव वर्णन पढ़ना है तो आपको कमेंट में यह लिखना होगा बच्चों, कि मतलब जब आपकी मांग आएगी कि हाँ सर हमको इसको डिस्क्रिप्टिव वर्णन चाहिए, तो हम आपको जरूर बताएंगे। और मेरे हिसाब से आप डिस्क्रिप्टिव पर ना ही जाइए तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि दोनों लेवल से हट गया है। आप विगत वर्षों को पेपर उठाकर देख लीजिए, कहीं पर भी नहीं पूछा गया है। चलो लिख लीजिए, नोट कर लिए भैया? हाँ नोट कर लीजिएगा। मिटा दे जी। यही सी हेडिंग आप बना लीजिए, रेखीय आवर्धन लाइनियर मैग्निफिकेशन, रेखीय आवर्धन लाइनियर मैग्निफिकेशन, रेखीय आवर्धन
रेखीय आवर्धन, अंग्रेजी में कहते हैं इसको लाइनियर लाइनियर मैग्निफिकेशन। क्या कहेंगे? लाइनियर मैग्निफिकेशन, रेखीय आवर्धन। क्या कह देंगे? रेखीय आवर्धन, लाइनियर मैग्निफिकेशन। क्या कहेंगे? लाइनियर मैग्निफिकेशन। देखते हैं इसमें लिखते हैं। गोलीय दर्पण के मुख्य, इसका निगमन कर लेते हैं डेरिवेशन। पहले परिभाषा लिख लेते हैं तो नॉर्मल देख लीजिए डिफिनीशन। लिखिए गोलीय दर्पण, लिखो गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई प्रतिबिंब की लंबाई नापी गई प्रतिबिंब की लंबाई नापी गई प्रतिबिंब की लंबाई तथा नापी गई प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को तथा वस्तु के लंबाई के अनुपात को तथा वस्तु के लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन कहते हैं। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु के लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। नीचे नोट में लिख दो, इसे हम स्मॉल एम से व्यक्त करते हैं। इसे हम स्मॉल एम से व्यक्त करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका सूत्र लिख लेते हैं। रेखीय आवर्धन बराबर रेखीय आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। ऊपर प्रतिबिंब रहता है, नीचे वस्तु, तो प्रतिबिंब और वस्तु का अनुपात, प्रतिबिंब और वस्तु का अनुपात क्या कहलाता है? रेखीय आवर्धन। याद करने का तरीका आप आसानी से याद कर पाओगे, कुछ भी नहीं, मतलब आप कह सकते प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहा जाता है? रेखीय आवर्धन। व्हाट इज द लाइनियर मैग्निफिकेशन? आप बता दीजिए कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहा जाता है? रेखीय आवर्धन कहा जाता है। रेखीय आवर्धन को हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और रेखीय आवर्धन आपका होता है इसके बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। सूत्र प्राप्त होता है। लेकिन इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एम बराबर प्रतिबिंब की लंबाई को हम आई डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, वस्तु की लंबाई को ओ डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बराबर होता है माइनस के वी अपान यू। इसके बराबर क्या होता है? माइनस के वी अपान यू। यही रेखीय आवर्धन का सूत्र है। देख सकते हो नीचे, यह अवतल उत्तल दोनों के लिए यही सूत्र है। नीचे नोट में लिख लेना, अवतल उत्तल दोनों के लिए यही सूत्र है। अवतल तथा उत्तल, अवतल तथा उत्तल दर्पण, अवतल तथा उत्तल दोनों के लिए यही सूत्र होगा। दोनों के लिए यही सूत्र होगा। अवतल और उत्तल दोनों के लिए यही सूत्र होगा। m बराबर आई आई डैश अपान ओ डैश बराबर माइनस के वी अपान यू। क्या हो जाएगा? माइनस के वी अपान यू। लिख लीजिए माइनस के वी अपान यू। अभी आपको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं कैसे, पर यहाँ कैसे यहाँ पर माइनस लग गया।
समझ में आया? नहीं समझ में आया होगा कि यहाँ पर माइनस क्यों आया, यू माइनस नहीं आया, यहाँ पर माइनस लगने का क्या कारण था। इसको रिप्रेजेंट करते हैं बाई चित्र से। आपको चित्र के माध्यम से यूवी अपने संबंध वाला जो गोलीय दर्पण की थी उसको और इसको दोनों को एक साथ चित्र में समझा देंगे। मिटा दिया जाए, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। आज नहीं चमकता है ना? सही है, स्पष्ट आ रहा है। चलो देखते हैं। अब हम चित्र बनाते हैं अवतल दर्पण। देखिए, ये अवतल दर्पण का एक चित्र है। इसका चित्र है बच्चा अवतल दर्पण। हम एक अवतल दर्पण का चित्र बना लेते हैं, जिसको हम बाहर से क्या कर देते हैं, बाहर की ओर से कलई किया जाता है, अंदर की ओर प्रवर्तक कर होता है। लाल ऑक्साइड का पेंट, यहाँ लाल तो है नहीं तो ब्लैक ही लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? ब्लैक। सही है कि नहीं? तो ब्लैक ऑक्साइड का पेंट लगा दिए, लेकिन लाल ऑक्साइड, सफेद ऑक्साइड, कहीं कहीं पर मतलब हरा ऑक्साइड लगा देते, मतलब किसी प्रकार के लेड लगा देते हैं पीछे से बस। चलो देखो, सबसे पहले चित्र को ध्यान से समझिए। ये क्या है? अवतल दर्पण का काटा हुआ खोखला भाग है, जिसे गोलीय दर्पण कहा गया। गोलीय दर्पण को और काट दिया गया तो इस प्रकार से बना। गोलीय दर्पण दो प्रकार से बन गया था, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो ये अवतल दर्पण का चित्र, किसका चित्र है? अवतल दर्पण। आपका जो दोनों छोर होता है, स्टार्टिंग और लास्टिंग, इसी को कहा जाता है दर्पण का द्वारक। क्या कहा जाता है? दर्पण का द्वारक। इसी को यम1 और यम2 से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद पूरे अवतल दर्पण का जो बीचों बीच होता है, उस बीचों बीच में एक बिंदु मान लेते हैं, जिसका नाम क्या है? ध्रुव पी। क्या नाम है? ध्रुव पी। ध्रुव पी से मुख्य अक्ष के ध्रुव पी से एक लंबवत रेखा खींची जाती है, जिसका नाम क्या होता है? मुख्य अक्ष। जिसका नाम क्या होता है? मुख्य अक्ष। ध्रुव पी से एक लंबवत रेखा बीचों बीच में ठोस दी जाती है, जिसका नाम क्या है? मुख्य अक्ष। अब देखिए, इसी मुख्य अक्ष पर ध्यान देना, इसी मुख्य अक्ष पर हम कुछ दूरी पर एक वस्तु रख देते हैं। उस वस्तु का नाम दे देते हैं ओ डैश। वस्तु का नाम क्या दे देते हैं? ओ डैश। वस्तु का नाम ओ डैश हो गया। अगर ओ डैश से कोई भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, मुख्य अक्ष, ये आपका मुख्य अक्ष है। क्या है? मुख्य अक्ष है। ओ डैश से आने वाली कोई भी प्रकाश किरण यदि मुख्य अक्ष के समांतर आती है और दर्पण से टकराती है, इसी के समांतर सीधा ही दर्पण से टकराई, दर्पण के जिस बिंदु पर टकराती है वहां पर हम बिंदु ए बी सी डी कुछ भी मान सकते हैं इच्छा अनुसार। तो यहाँ पर एक बिंदु मान दिए ओ डैश ए। जैसे ही किरण ओ डैश ए दर्पण से टकराती है, फोकस एफ से होकर निकल जाती है। कहां चली जाती है? फोकस एफ से होकर निकल जाती है। दूसरी प्रकाश किरण जो वक्रता केंद्र सी से होकर आती है, जिस मार्ग पर आती है उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। ऐसे आती है, इसे टकराकर पुनः प्रकाशित उसी की ओर लौट जाता है। तो वक्रता केंद्र से होकर आने वाली प्रकाश किरण अपने मार्ग पर पुनः वापस लौट जाती है। ध्यान से समझ लीजिए, वक्रता केंद्र पर आने वाली प्रकाश किरण जिस मार्ग से आती है उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। लेकिन अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगा तो वो फोकस एफ से ही होकर निकलेगी। इस प्रकार हम देखते हैं यहाँ पर आने वाली प्रकाश किरण थी। अब देखिए, इसके बाद जहां पर पहली प्रकाश किरण दूसरी प्रकाश किरण को काट रहा है, वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब बन गया आपका आई और आई डैश। प्रतिबिंब क्या बन गया? आई और आई डैश। अब देखिए ध्यान से, ध्रुव पी से दूरियां कैसे निकलती हैं? दूरियां कैसे निकलती हैं? अवतल दर्पण में या उत्तल दर्पण में दूरियां हमेशा ध्रुव से ही मापी जाती। दूरियां हमेशा कहां मापी जाती है? ध्रुव से। ध्रुव से बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक होती है और ध्रुव से दाईं ओर की दूरी धनात्मक होती है। ध्रुव से बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक होती है, ध्रुव से दाईं ओर की दूरी धनात्मक होती है। अब देखिए, ध्रुव पी से पहले हम एफ की दूरी निकालेंगे। अगर ध्रुव पी से एफ देखेंगे तो किस दिशा में है? बाएं दिशा में। किस दिशा में है? बाएं दिशा में। तो अगर यहां से वहां की दूरी निकालेंगे, यहां से यहां की बीच की दूरी निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा? फोकस दूरी एफ। तो बाएं दिशा में है, किस में लिखा जाएगा? माइनस में। ये आपकी क्या हो जाएगी? फोकस दूरी। क्या हो जाएगी? फोकस दूरी।
फोकस दूरी तो बताओ। अब कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। तो यह कंफर्म हो गया कौन दर्पण है? अवतल दर्पण। अगर यहाँ अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण में फोकस दूरी कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। आगे देखते हैं। ध्रुव P से अब आगे की ओर जाएंगे तो आपको प्रतिबिंब मिल गया। क्या मिल गया? पहले प्रतिबिंब। जैसे ही फोकस डाले आपको प्रतिबिंब दिखाई दिया, इस वस्तु का प्रतिबिंब बना है। ध्रुव P से जैसे आगे की ओर गए प्रतिबिंब दिखाई दिया। प्रतिबिंब क्या है? आई आई डैश। अब देखते हैं P से आई आई डैश, P से आई आई डैश की अगर दूरी निकालेंगे तो P से आई आई डैश के लिए जो दूरी निकल कर आएगी, P से आई आई डैश के लिए जो दूरी निकल के आएगी, यही आपका बिंदु P है, यहाँ से आपका आई आई डैश है। यहाँ इनके बीच की दूरी क्या निकल के आएगी? V। इनके बीच की दूरी क्या निकल के आएगी? V। तो P आई आई डैश बराबर हो जाएगा माइनस का V। ये हो जाएगा प्रतिबिंब की दूरी। किसकी दूरी हो जाएगा? प्रतिबिंब की दूरी। इसके बाद क्योंकि ध्रुव P से बाईं ओर है तो माइनस में आ जाएगा। फिर उसके बाद देखेंगे ध्रुव P से आगे की ओर गए तो एक बिंदु था जिसका नाम है C। जिसका नाम क्या है? C। हिंदी में उसे वक्रता केंद्र कहते हैं। इस प्रकार यदि हम ध्रुव P से वक्रता केंद्र C तक की दूरी लेते हैं तो इसको कहते हैं R। क्या कहते हैं? R। तो ध्रुव P से वक्रता केंद्र C तक की दूरी क्या कहलाती है? माइनस की R। मतलब कहा जाएगा वक्रता त्रिज्या। क्या कहा जाएगा? वक्रता त्रिज्या। समझे कि नहीं? वक्रता त्रिज्या आपका R हो जाएगा या प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी। इसके बाद एक और बचा ध्रुव P से O। ध्रुव P से O डैश। अगर हम ध्रुव P से O डैश के बीच की दूरी लेते हैं तो इसे U से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? U से। हम लिख सकते हैं यहाँ PO। तो PO आपका क्या है? माइनस का U। PO क्या है? माइनस का U। इसे लिख देंगे माइनस का U। आपका क्या हो जाएगा? वस्तु की दूरी। क्या हो जाएगा? वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी, ये आपकी वस्तु की दूरी हो जाएगा। तो अवतल दर्पण में समस्त दूरियां किस चिन्ह के साथ नापी जाती है? ऋण चिन्ह के साथ। अवतल दर्पण में समस्त दूरियां किस चिन्ह के साथ नापी जाती है? माइनस चिन्ह के साथ। क्या यहाँ पर दिखाई दे रहा है? अंगुली वगैरह, हाथ वगैरह नहीं दे रहा है? चलो देखते हैं यहाँ पर। तो देख लेते हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर स्पष्ट है? कोई दिक्कत? चलो देखते हैं प्यारे बच्चों। अवतल के लिए, उत्तल के लिए यहीं पर अगर हम दूरी समझे तो उत्तल दर्पण के लिए अगर दूरी समझे, उत्तल दर्पण के लिए दूरी समझते हैं तो आपका जो एफ है ये माइनस के स्थान पे प्लस पे एफ आएगा। कैसे आएगा? प्लस पे एफ। फोकस इधर हो जाता है। आपका V जो होगा प्रतिबिंब हो, मतलब जो आपके प्रतिबिंब की दूरी होगा V जो होगा वो भी कहाँ रहेगा? अंदर रहेगा। तो P आई ए डैश कहाँ बन जाएगा? अंदर की ओर बन जाएगा। और आपका पीसी वक्रता केंद्र भी कहाँ रहेगा? अंदर ही चला जाता है। ये भी आर हो जाएगा। और पीयू आपका बाहर ही रहता है तो यही के लिए आपका क्या हो जाएगा? माइनस का यू। तो उत्तल दर्पण में वस्तु की दूरी ऋणात्मक, उत्तल दर्पण में वस्तु की दूरी ऋणात्मक, बाकी सब धनात्मक। लेकिन अवतल दर्पण में समस्त दूरियां ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण में समस्त दूरियां क्या होती है? ऋणात्मक। आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में यह चिन्ह प्रपाटी सबसे ज्यादा सहायक होगी, सबसे ज्यादा हेल्पफुल महसूस कराएगी। आप ऐसे समझ लीजिए, मान भले ही धनात्मक दिया जाता है लेकिन उसका मान हम दर्पण के हिसाब से ही निकाल कर रखते हैं, तब आपका न्यूमेरिकल सही होता है। इस प्रकार से अवतल दर्पण, इस प्रकार से आपका उत्तल दर्पण हो जाएगा। समझ दूरियां ऐसा ही होता है। हाँ, अब यहीं से हम दो चीज बनाए थे, अगर आपको याद हो तो। एक निकाले थे गोलीय दर्पण के लिए सूत्र और एक निकाले थे रेखीय आवर्धन के लिए सूत्र। तो गोलीय दर्पण के लिए जब सूत्र निकाले थे तो 1/f, देखिए यफ है, वी है, यू है, तो 1/f बराबर निकाले थे 1/v प्लस 1/के यू, 1/v प्लस 1/के यू। और प्रतिबिंब के रेखीय आवर्धन के लिए माइनस यम बराबर निकाले थे आई आई डैश अपान वाई वाई डैश बराबर माइनस के v अपान यू। इसका कारण क्या था? माइनस का। यही एक मुख्य बिंदु था। देखिए आई आई डैश देखेंगे, वाई वाई डैश देखेंगे। हम अगर ओ डैश देखेंगे तो यह मुख्य अक्ष से ऊपर है। मुख्य अक्ष से कहाँ है? ऊपर है। तो इसकी दूरी अगर हम लेंगे तो धन चिन्ह के साथ लेंगे। किस चिन्ह के साथ लेंगे? धन चिन्ह के साथ लेंगे। फिर आगे देखते हैं, अगर हम आई आई डैश की दूरी लेंगे तो नीचे की ओर बना है, तो जब यह मतलब मुख्य अक्ष से नीचे है तो ऋण चिन्ह के साथ लेंगे। इसकी दूरी हम ऋण चिन्ह के साथ ले लेंगे। किसकी? ऋण चिन्ह के साथ। इसकी धन चिन्ह के साथ ले लिए। फिर देखते हैं यू और भी दोनों ध्रुव P से बाईं ओर है तो दोनों किस में चला जाएगा? माइनस में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? माइनस में। ए माइनस कट जाएगा, फिर भी ए माइनस बच जाएगा। तो यही माइनस है यहाँ पर लगा दिया जाता है, वहां से पक्षांतर करा के यहाँ पर लगा दिया जाता है। तो वही एम बराबर आई ए डैश अपान वाई वाई डैश बराबर माइनस के वी अपान यू। तो दर्पण में रेखीय आवर्धन किसमें होता है? माइनस में। दर्पण में रेखीय आवर्धन किसमें होता है? माइनस में। और दर्पण में सूत्र आपका गोलीय दर्पण के लिए सूत्र किसमें होता है? प्लस में। दर्पण में गोलीय दर्पण के लिए
दर्पण में, गोलीय दर्पण के लिए सूत्र क्या होता है, प्लस में, और इसमें कहाँ होता है, रेखीय वर्धन के लिए माइनस में। लेंस में ठीक इसी का उल्टा होता है, जहां माइनस वहां प्लस, जहां प्लस वहां माइनस। जब हम लेंस टॉपिक पढ़ेंगे, लेंस में ठीक इसी का उल्टा होता है, जहां माइनस वहां प्लस, जहां प्लस वहां माइनस। लेंस एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है, आपके बोर्ड दृष्टि के हिसाब से देखा जाए तो वहां का एक डेरिवेशन हर साल पूछा जाता है, और कंफर्म है 5 अंक के लिए। कितने अंक के लिए, 5। और एक एक डेरिवेशन को हम बहुत ही एकदम नॉर्मल समझाएंगे आपको, यकीन मान लीजिए आपको हर एक डेरिवेशन समझ में आ जाएगा। बना लीजिए चित्र वगैरह, नोट कर लीजिए।